आज मैं आपको एक और ऐसे महिला व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 17 वर्ष की अवस्था में भारत के लिए अपने को अर्पित कर दिया, भारत की आजादी के लिए अपने को अर्पित कर दिया। कि 17 साल की इस बच्ची जानकी थेवर यानी जानकी अथी नहप्पन ने कभी भारत को देखा तक नहीं। 23 अप्रैल से लेके और 7 मई तक की यात्रा ये रानी झांसी में रेजिमेंट के साथ कई और आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ नेताजी ने खुद पैदल इनके साथ की थी। हवाई जहाज तैयार था उन्हें बैंकॉक ले जाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए इनके साथ रहूं। और 2 बार इनके ऊपर अंग्रेजी गुरिल्ला सैनिकों ने हमला किया। 2 रानियों की उसमें मृत्यु भी हुई गोली से, लेकिन इन्होंने तबातोड़ उनका जवाब दिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ना जाने किस बेवकूफ ने या किस उद्देश्य से ये फैला दिया और ये लिखा गया किताबों में कि रानी झांसी रेजिमेंट कभी युद्ध में नहीं लड़ी। जानकी थेवर ने अपनी डायरी के अंदर एक घटना लिखा। मैं नहीं समझता कि दुनिया में शायद किसी सैनिक ने ऐसी कभी डायरी लिखी हो। महिला सैनिक की तो बात ही छोड़ दी, महिला होते हुए उन्होंने वो डायरी लिखी। जिस डायरी के अंदर भावुकता है, जिस डायरी में राष्ट्रवाद है, जिस डायरी में उन कष्टों का जिक्र है जिसका वो सामना कर रहे हैं, जिस डायरी के अंदर नेताजी का जो उत्साह है, किस प्रकार से पैरों में छाले पड़ने में भी वो पैदल चल रहे हैं इनके साथ, एक एक सैनिक की वीरता का जिक्र है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। वो भारत की वीरांगनाएं, जी हां, वो भारत की वीरांगनाएं इस श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको एक और ऐसे महिला व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 17 वर्ष की अवस्था में भारत के लिए अपने को अर्पित कर दिया था, भारत की आजादी के लिए अपने को अर्पित कर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 साल की इस बच्ची जानकी थेवर यानी जानकी अथी नहप्पन ने कभी भारत को देखा तक नहीं था। इसका जन्म सिंगापुर में एक प्रसिद्ध भारतीय तमिल परिवार में 25 फरवरी 1925 के दिन हुआ था। और 17 वर्ष की अवस्था में 1943 में जब इसने नेताजी का भाषण सुना, जिस भाषण में नेताजी ने कहा सिंगापुर में कि प्रत्येक भारतीय को अपनी विरासत पे गर्व होना चाहिए, वो स्वयं सबसे पहले समझे कि वो केवल भारतीय है, उसे अपने को भारतीय समझना चाहिए। और उन्होंने सिंगापुर के अंदर जो प्रवासी भारतीय थे उनसे तन मन धन सब कुछ मांगा था भारत मां को आजाद कराने के लिए। तो ऐसे समय में जानकी थेवर ने, जिसने कि कभी भारत देखा भी नहीं था, जिसने केवल भारत के बारे में अपने माता पिता से सिर्फ कहानियां सुनी थी, बातें सुनी थी, उसने वहां पहुंच के और जो आभूषण उसने पहने हुए थे वो आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के लिए दान में दे दी। नेताजी को ये लगा था कि शायद ये बच्ची ये सब दे गई है, परिवार पसंद ना करे, तो उसके घर तक गए वापस लौटा, उसने मना कर दिया। और उसका परिवार भी आजाद हिंद फौज के साथ सामने आ गया, आजाद हिंद सरकार के साथ
सामने आ गया। जिस समय आजाद हिंद फौज की भर्ती चल रही थी तो जापानी नहीं चाहते थे कि महिलाओं की सेना बने, और कुछ और पुरुष भी इसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे समय में एक मलेशियाई अखबार में जानकी थेवर ने जो लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लिखा तो अंग्रेजी में था, लेकिन मैं उसका हिंदी आपको बता रहा हूं पढ़ के। हम नर्म और गोरे लिंग की हो सकती है, लेकिन मुझे कमजोर शब्द से आपत्ति है। अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति करने के लिए पुरुषों ने हमें कई तरीके के विशेषण दिए हैं। यही समय है कि हम भारत की गुलामी की जंजीरों के साथ पुरुषों द्वारा बनी इन जंजीरों को भी तोड़ दें। और उन्होंने आह्वान किया था कि महिलाएं, युवतियां आगे आएं और सबसे पहली भर्ती जिसकी रानी झांसी रेजिमेंट में हुई थी वो जानकी थेवर थी। ट्रेनिंग के बाद इनकी सूझबूझ को देखते हुए, इनके उत्साह को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए नेताजी ने इन्हें रानी झांसी रेजिमेंट में सेकंड इन कमांड बना दिया था। कमांड उस समय लक्ष्मी सहगल के पास थी, लेकिन अप्रैल 1944 में बर्मा में लेफ्टिनेंट लक्ष्मी सहगल को वापस अस्पताल भेज दिया गया था, क्योंकि वो डॉक्टर थी, कुछ और भी कारण रहे होंगे। और उस समय जानकी थेवर को रानी झांसी रेजिमेंट के कमांडेंट का कार्य सौंप दिया गया था। कई और महिलाओं की भी नियुक्ति की जानकी थेवर ने। और बर्मा के अंदर जब ये युद्ध के मोर्चे पे थी तो इनके बारे में कैप्टन आबिद हसन साफरानी ने, जी हां वही आबिद हसन साफरानी जो नेताजी के साथ जर्मनी से जापान तक पनडुब्बी में आए थे और जिनको के नेताजी ने उस समय लिखवाया था पनडुब्बी में यात्रा करते हुए कि हमें स्त्रियों की रेजिमेंट बनानी है। तो आबिद ने जो लिखा, कैप्टन मेजर आबिद ने, कि एक दिन वो वही मोर्चे के उधर मौजूद थे बर्मा में, और उस बर्मा के मोर्चे पर जानकी की उपस्थिति के बारे में वो लिखते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता था, जो घट रहा था उस पर सब अचंभित थे। ये एक 20 साल की लड़की थी जिसकी पैदाइश और पढ़ाई लिखाई मलाया में ही हुई थी, जो अपने माता पिता के दुलार, अपने घर की शरण और कैरियर को छोड़कर हजारों मील दूर आकर अपने हाथ में राइफल लेकर अपनी उस मातृभूमि की आजादी के लिए मारने और मरने के लिए उतारू थी जिसे उसने कभी देखा भी ना था। ऐसा करने वाली वो एक ही नहीं थी, सैकड़ों ऐसी लड़कियां थी जो समृद्ध परिवारों से आई थी और पुरुष भी हजारों की संख्या में थे जो जीवन के हर गली कूचों से जुड़े थे।
ये थी भावना जानकी थेवर के बाद। और यहां एक चीज और याद रखें कि रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर 50% से ज्यादा जो महिलाएं थी वो भारत की तमिल महिलाएं थी, जिनमें से कई तो वहां बंधुआ मजदूर बन के गई हुई थी और वो आके रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हुई। और भी बहुत थी पंजाब से। आपको ये जान के हैरानी होगी कि रानी झांसी रेजिमेंट का सैनिक प्रशिक्षण केंद्र शंघाई चीन में भी मौजूद था। शंघाई में जो गुरुद्वारा था वहीं उस गुरुद्वारे में ही रानी झांसी रेजिमेंट का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। लगातार जानकी थेवर इस युद्ध में रही और उनकी एक कजन बहन थी पापई थेवर, वो भी इसी उम्र की थी, वो भी रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हुई। और जब जानकी थेवर को कमांडेंट बनाया गया था रानी झांसी रेजिमेंट का, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी रेजिमेंट के अंदर एक समझिए 19-20 वर्षीय लड़की को या किसी लड़के को भी कभी रेजिमेंट का कमान संभालने को दिया गया। और जब बर्मा से कूच हुआ तो ये समझिए कि लगभग 23 अप्रैल से लेके और 7 मई तक की यात्रा ये रानी झांसी में रेजिमेंट के साथ कई और आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ नेताजी ने खुद पैदल इनके साथ की थी। हवाई जहाज तैयार था उन्हें बैंकॉक ले जाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए इनके साथ रहूंगा। और 2 बार इनके ऊपर अंग्रेजी गुरिल्ला सैनिकों ने हमला किया। 2 रानियों की उसमें मृत्यु भी हुई गोली से, लेकिन इन्होंने तबातोड़ उनका जवाब दिया। यहां एक मैं और बात कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ना जाने किस बेवकूफ ने या किस उद्देश्य से ये फैला दिया और ये लिखा गया किताबों में कि रानी झांसी रेजिमेंट कभी युद्ध में नहीं लड़ी। शाहनवाज, जनरल शाहनवाज ने ही जिक्र किया है उनके युद्ध में लड़ने का। अभी मैंने आपको बताया उनका मोर्चे पे होने का और लड़ने का, और फिर ये कूच करते हुए वहां से जाने का। लेकिन इस कूच के दौरान एक और ही बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कैप्टन जानकी थेवर से जुड़ी हुई है। इन सारे दिनों की, इस पूरी यात्रा की जानकी थेवर ने अपनी डायरी के अंदर एक एक घटना को लिखा। मैं नहीं समझता कि दुनिया में शायद किसी सैनिक ने ऐसी कभी डायरी लिखी हो। महिला सैनिक की तो बात ही छोड़ दी, महिला होते हुए उन्होंने वो डायरी लिखी, जिस डायरी के अंदर भावुकता है, जिस डायरी में राष्ट्रवाद है, जिस डायरी में उन कष्टों का जिक्र है जिसका वो सामना कर रहे हैं, जिस डायरी के अंदर नेताजी का जो उत्साह है, किस प्रकार से पैरों में छाले पड़ने में भी वो पैदल चल रहे हैं इनके साथ, एक एक सैनिक की वीरता का जिक्र है। कहीं हताश नहीं है। मतलब किसी भी दृष्टि से आप इस डायरी को देखें, एक सैनिक की दृष्टि से देखें या एक राष्ट्रवादी की दृष्टि से देखें,
या एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखें कि ऐसे में जब आदमी टूट जाता है, बमबारी हो रही है, कभी उनके हवाई जहाज आ जाते हैं बम फेंकने, कभी लॉरी खराब हो जाती है, कभी नदी पार करनी है, कभी बीहड़ पार करना है, खाने को नहीं है, ऐसे समय में मनोबल टूट जाता है। लेकिन ये रानियां इन सब विपदाओं से लड़ती हुई नेताजी के साथ बैंकॉक पहुंचती है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं नहीं समझता कि दुनिया के अंदर कहीं पे भी महिला सेना ने कोई इस तरीके की यात्रा की होगी। उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो सिंगापुर चली गई। तो जानकी थेवर और पापियाई थेवर दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और महीनों तक इनसे पूछताछ चलती रही। अंततः इन्हें छोड़ा गया और जानकी थेवर उसके बाद वहीं मलाया में ही बस गई और उन्होंने मलाया कांग्रेस का गठन किया और उसकी नेता रही, भारतीयों का नेतृत्व किया, वहां पे काफी सक्रिय रही। 9 मई 2016 के दिन वो अपने शरीर को त्याग गई। वर्ष 2000 में, याद रखिए, पहले नहीं, वर्ष 2000 में जाकर भारत की सरकार ने, उस समय एनडीए की सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो आपको मालूम ही है कि 1973 तक तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी तक नहीं माना गया था। उनकी कोई पेंशन नहीं की गई थी, उन्हें भारत की सेना में वापस नहीं लिया गया था। और कई रानियां तो भारत में ऐसे रही जिन्होंने बर्तन तक मांझ के अपनी जीविका चलाई। कुछ बड़ी को छोड़ दीजिए, लक्ष्मी सहगल जैसी। तो साथियों, ये एक ऐसी वीर लड़की की कथा है जो एक 17 साल की उम्र में आ जाती है भारत मां को आजाद कराने के लिए, युद्ध में लड़ती है, नेताजी के साथ रहती है, कमांडेंट बनती है अपनी रेजिमेंट की, और उसके बाद त्यागती नहीं है। मलाया में वो फिर जॉन थिवी के साथ मिलकर के भारतीयों को एक राजनीतिक नेतृत्व वहां पर प्रदान करती है, उनके हकों के लिए लड़ती है। लेकिन आपको हमारी इतिहास की पुस्तकों में इस किसी घटना का जिक्र नहीं मिलेगा, जबकि सारे साक्ष्य मौजूद थे, वक्तव्य मौजूद थे। और इसीलिए हम ये श्रृंखला चलाए हैं कि आपके सामने इन वीरांगनाओं का इतिहास ला सके। जय हिंद, धन्यवाद।